अब इसको लिखोगे गैलुसॉक्स, गैलुसॉक्स लॉ। इन्होंने ठीक वही सब लिखा। फॉर गिवन मोल ऑफ गैस, फॉर गिवन मोल ऑफ गैस, मोल मास दोनों लिख सकते हैं आप, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आगे लिखा प्रेशर ऑफ गैस increases linearly at the rate 1/273 पार्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो जिस रेट से वॉल्यूम बढ़ा था उसी रेट से प्रेशर भी बढ़ता है। ये गैलुसॉक ने बताया था कि इसका भी रेट वही है जो उसका रेट था। और अगर मैं लिखूँगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर इज P0, तो बच्चों यहाँ पे मैं लिखूँगा एट थीटा डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर P बराबर P0 प्लस P0 का कितना पार्ट 1/273, 1 डिग्री पर, तो थीटा डिग्री पे थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों ये इन्होंने लिखा। अब यहाँ पे देखो P बराबर क्या होगा, P0 और 1 प्लस 1/273 इंटू थीटा, ये हो गया। अब ये 1/273 क्या है? अब वो तो मालूम था तो क्यूबिकल एक्सपेंशन बोल दिए। अब यहाँ क्यूबिकल एक्सपेंशन थोड़ी बोल दोगे। अब यहाँ पे 1/273 क्या है? इसको लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, देखो लिखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर माने बीटा बराबर 1/273 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसे कहा जाता है प्रेशर कोफिशिएंट। इसे लिखा जाता है गामा नहीं बीटा, इसे बीटा लिखा जाता है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो P बराबर P0 273 प्लस थीटा अपान 273। और आगे बच्चों P अपान P0 बराबर T अपान T0 बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब P किस पे डिपेंड कर गया? T पर। इसे बोलते हैं गैलुसॉक लॉ। ये P और T में रिलेशन है। आपको मैंने एक दिन पढ़ा रहा था थर्मोमेट्री, गैस थर्मामीटर, तो बोला था गैस थर्मामीटर दो टाइप का है। एक है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। दोनों में कौन अच्छा है? ये सवाल पूछा था, याद आ रहा है? ये सवाल पूछा था। अब बताइए अगर कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर है तो कौन से लॉ से आएगा? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स के लॉ में वॉल्यूम कैसे बढ़ा? किस रेट से? 1/273। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो गैलुसॉक लाएगा। और गैलुसॉक में प्रेशर किस रेट से बढ़ा? 1/273। तो जिस रेट से वॉल्यूम बढ़ा उसी रेट से प्रेशर बढ़ा। तो चाहे कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर ले लो, चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर ले लो, कोई अंतर। इसीलिए मैंने बोला कि कोई पूछे कौन अच्छा, तो उसका आंसर क्या बोला था? बताना, जो मिल जाए वही अच्छा, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। ये बात वहाँ मैं बोल रहा था और ये समझ रहा था कि चलो जब पढ़ाएंगे तो आपको वापस याद कराएंगे। तो ये कहानी यहाँ से है। तो कौन अच्छा है कौन ख़राब है? तो आपने बोला दोनों एक ही जैसा है, क्योंकि बढ़ने का रेट तो बराबर ही है।
चाहे प्रेशर बढ़ जाए और चाहे वॉल्यूम बढ़ जाए, रेट तो उतना ही है। इसलिए थर्मामीटर में हम दोनों यूज़ करते हैं। चलिए बच्चों, ये तो बात हो गई। अब इसके बाद अगली जो बात आती है वो केवल ग्राफ की बात आती है। अब ग्राफ आप बता दीजिए किसमें ग्राफ होगा, प्रेशर में और टेम्परेचर में। प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा। बच्चों, ये दो ग्राफ मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इस जगह यहाँ पे मैंने मोल कांस्टेंट कर दी, म्यू कांस्टेंट कर दी, और बच्चों वॉल्यूम भी तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे V1 और V2 लेकिन बदलेगा। अब बस आपको एक ही चित्र बताना है, यहाँ पे V1 और V2 में कौन छोटा कौन बड़ा, यही साइन। आपने बताया नहीं कोई लोग, V1 V2 से बड़ा है। अच्छा, ये वाला सही है, चलो मान लिया सही होगा। अब किसी को डाउट है तो बताएंगे तो मैं चेक करूँगा, नहीं तो मैं सही मान के चला जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। सही है भाई, पूरे क्लास कंफर्ट है, यही होगा। ठीक, तो फिर वो बात हो गया, उसको वैसे लाइन खींच लो आप। और वैसे भी देखो कि हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहता लाइन साइन खींचने का। मैं सीधा ये देखता हूँ कि मैं P कांस्टेंट करूँगा, म्यू कांस्टेंट करूँगा, तो P और म्यू कांस्टेंट हो गया, तो उधर बचा V और इधर बचा T। तो ज़्यादा T तो ज़्यादा V, कम T तो कम V। तो ज़्यादा T किसका आएगा, V1 का, और कम T किसका आएगा, V2 का। इसका मतलब V1 ज़्यादा हो गया और V2 कम हो गया। ऐसे समझ जाएंगे बच्चों। मेरी ये बात समझ नहीं आई क्या? अब बताना, बताते रहना, क्योंकि भाई अब आपको केमिस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बातें हैं वो जहाँ पे केमिस्ट्री वाली चीज़ है वही सीखेंगे, ये जनरल चीज़ तो आप यहीं सीख लें। आइसोकोरिक प्रोसेस इन्होंने बनाया, गै-लुसाक। कौन बनाया? गै-लुसाक जी। कौन प्रोसेस? आइसोकोरिक। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? एक तो म्यू कांस्टेंट है और दूसरा वॉल्यूम कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट है, म्यू माने मास और वॉल्यूम माने भाई वॉल्यूम। अब बच्चों हम क्या चाहते हैं? मोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। टारगेट मोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। जैसे आप क्लास में बैठे हैं तो बच्चों का एनालिसिस होता है। देखो आप लोगों का पढ़ाई हो रही है इसलिए कि भाई ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, आप फीस जमा करके पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम बच्चों का सिलेक्शन करके और फिर दूसरा एक तरीका बना लें, हमेशा क्या होता है, टेस्ट होता है ना, रिपीटेड टेस्ट होते हैं बार बार, और आपके घर के लोग आपसे अगर पूछते भी होंगे तो ये नहीं पूछते होंगे क्लास कैसे चलती है, वो यही पूछते होंगे कि टेस्ट का नंबर क्या है तुम्हारा, टेस्ट होता है कितना नंबर पाते हो। वो कुछ भी ना जानते हो, लेकिन हर पेरेंट गार्जियन यही पूछता होगा कि टेस्ट में नंबर कैसे आते हैं, टेस्ट होता है या नहीं होता है, पहला सवाल। अगर होता है तुम्हारे नंबर कैसे आते हैं, बस, और कुछ नहीं पूछा जाता। और उसी से आप भागते हैं। सोच लो कि आप सिलेक्शन के रास्ते पे हैं कि सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, समझ लो, सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं
क्योंकि आप टेस्ट से भागते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन। जितने लोग टेस्ट नहीं देते ना और टेस्ट से दूर भागते हैं, वो नोट कर लो ये मेरी बात, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो आप हमें आके बताना कि सर मैं कोई टेस्ट नहीं दिया फिर भी सिलेक्शन हुआ। वो बहुत पहले होता था, 40 साल पहले, जहाँ पे बच्चों को इतना कंपटीशन नहीं होता था। जो पढ़ने में तेज़ होता था रैंक ला देता था, बाकी लोग जान ही नहीं पाते थे। अब बड़ी अवेयरनेस हो गई है, बड़ा टफ कंपटीशन हो गया है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरिट ऊपर जा रही है। बहुत सारा चेंज हो गया। पहले 40-50% मेरिट जाए ना तो उनका माला फूल पहना के स्वागत करते थे, और अब 90% पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नीट 90% पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। 650 नंबर वाले को कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, 720 में 650, कहानी बदल चुकी है। तो समझ गए ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि हम क्या चाहते हैं, एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो, और यहाँ पे इसने दोनों कांस्टेंट कर दी। और हम कैसे जानेंगे कि एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होगा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, क्या मेजरमेंट है? मेजरमेंट केवल एक है, डेंसिटी बदल रहा है कि नहीं। मेजरमेंट एक है, नंबर बदल रहा है कि नहीं। मेजरमेंट एक है, डिसिप्लिन आ रहा है कि नहीं, गंभीरता आ रही है कि नहीं, उसका बॉडी का नेचर, बॉडी लैंग्वेज बदल रहा है कि नहीं, ये पहचान है। जब बच्चा पढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने लगता है ना, तो उसके रहने, चलने, सोचने की सब तरीके बदल जाते हैं, पर वो धीर गंभीर हो जाता है, उसमें गंभीरता आने लगती है, ये पहचान है। और नई गंभीरता आ रही है तो देखिए उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो हमेशा अपना लाइटली चीज़ों को ले रहा है। अभी भी एग्ज़ाम देने तो भी हवा में झूल रहा है, बाहर चला जाएगा। बच्चों, जीवन का सौदा चल रहा है। आपने जो पढ़ाई किया है और फार्म भरोगे पैसा देकर, पैसा दे के कुछ किया तो सौदा हुआ कि नहीं? किसका सौदा है? जीवन का, जिंदगी का सौदा है ये। या तो बन जाएगा या तो बिगड़ जाएगा, यही बात है। और इसमें सभी सौदागर लोग जिम्मेदार हैं, पेरेंट भी, टीचर भी, और सबसे ज़्यादा आप सब जिम्मेदार हैं। अभी कई पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को बुलाते थे, चले आओ मेला घूमने हैं। बाद में जब रिजल्ट आएगा ना तो वही घर से निकालेंगे, मेरा नाक कटा दिया। अगर मैंने देखा है, मैंने ऐसे भी इंसान को देखा है। इसी दीपावली की मैं बात बता रहा हूँ। दीपावली पर सभी लोग घर आए, एक परिवार की बात बता रहा हूँ। सारे लोग उनके यहाँ घर पे आए, सभी जहाँ जहाँ नौकरी वोकरी करते थे आए। कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया। घर के जितने भी लोग थे वो सब खोल के, अच्छा आपने ये लाया, आपने ये लाया, आपने ये लाया। एक और आया जो बेचारा किसी तरह से आया, उसको केवल आने का किराया ही रहा होगा या वो भी ना रहा होगा। ऐसे ही आया, क्योंकि दीपावली पे घर आना था, वो आया, सबसे मिलने आया। उसके मन में था कि दीपावली पे मिल लो, पर उसके पास क्या था? कोई सामान नहीं लाया था, किसी के लिए कुछ नहीं लाया था, कुछ नहीं था अपना। वो केवल कपड़े दो लेके चला आया था बस। इसके बाद उसी घर के जितने मेंबर थे जो नौकरी कर रहे थे, वो भी, बाकी जो थे वो थे, उसको सबने अपमानित किया। सबने अपमानित किया कि तुम्हारा मतलब क्या मतलब है, कुछ नहीं, बेकार हो, ये हो, वो हो। घर के लोग पानी पूछने तो दूर, पहले ही उसको खरी खोटी सुनाने लगे। और कौन सुना रहा है? गांव के लोग नहीं, उसी के अपने भाई, बहन, भाभी, माँ, पिता, वही सुना रहे हैं, वही सुना रहे हैं। बच्चे क्या लाए हो? कुछ नहीं लाए हो। बच्चे भी नाराज़, सब नाराज़। और वो बच्चा वो आदमी दीपावली के दिन शाम के टाइम में, मैं इफ़को से गया जब अपने घर फैक्ट्री से ड्यूटी करके, तो 6:30-7 बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। वो बड़ा डरते डरते मेरे पास आया। आने के बाद फिर बताया कि
हम भी पहचान ही रहे थे, हमें पहचान रहे थे, मैंने बैठाया, मैंने बैठी आप। तो वो बोलने लगे कि हम जीना नहीं चाहते। मैं बोला क्यों, ऐसा क्या हो गया, जीना नहीं चाहते मतलब क्या है? बोले मैं जीना नहीं चाहते, और कह के रोने लगे और तेज तेज रोने लगे। मैंने उनको पकड़ा, मेरे से लिपट कर रोने लगे। मैं बोला क्या हो गया? बोले ऐसा मैंने अपमान कभी जीवन में सोचा नहीं था, और उसका केवल एक कारण है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैं नौकरी करता था, बस उतना ही था, जितना पाता था खाता था, और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था, जॉन्डिस हो गया, टीबी हो गया, और उसी के इलाज में पैसे चले गए। मैं कुछ नहीं ले पाया, टीबी की दवा भी नहीं ले पाया, और मेरे को टीबी है इस समय, यहाँ पे कमर में उठ बैठ नहीं पाता हूँ। अब मैं कैसे क्या करूँ? तो मैंने देखा, मेरे को बड़ा कठिन समय उसका समझ में आया। उसका कोई करने वाला, अगर जिसने इतना सब कहा तो उसका टीबी की कोई दवा करेगा? नहीं करेगा। और बोल रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। फिर जो भी कर पाया मैंने किया उसको। उस समय मैंने कहा ठीक है, आप दवा तो ले लो और आप परेशान मत होइए, आपको मैं परसों आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे यहाँ मिलिएगा। फिर मैंने अपने फैक्ट्री में लोगों को कुछ बोला, मैंने कहा कि इनको इस जगह रख लो, ये कुछ काम करेंगे, जो कर पाएंगे करेंगे, और ये अपना कम से कम दवा तो ठीक करा लेंगे। फिर इफ़को के हॉस्पिटल में मैंने उनका फ्री का दवा दिलवाया कि टीबी उनके जीवन भर का दवा वहाँ पे फ्री मिलेगा। सरकार का नियम भी है, और हमारे यहाँ का भी नियम है कि कोई भी इस तरह की बीमारी है उसका पैसा नहीं लगता, हम कराते दवा। तो वो आदमी को मैंने देखा। फिर ये मैं आपको तब मैंने आज बोलता हूँ ना कि सबसे पहले वो भगाते हैं जो सबके नज़दीक होते हैं। उस इंसान को मैंने देखा। तो बच्चों, ये है जीवन, और वो कोई ख़राब परिवार के नहीं रहे होंगे। उनके घर में वाले बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े संस्कार वाले हैं, बड़े संस्कार वाले हैं। उनको माना जाता है कि बड़े अच्छे लोग हैं, और उनके घर के इस आदमी का तस्वीर था। ये बात जान लो। इसलिए जो कर रहे हो ना, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये छूट जाएगा तो जीवन बेकार हो जाएगा। फिर वही होगा कि मर ही जाना अच्छा होगा। फिर जी के घुट घुट कर जीने का क्या मतलब होगा? इसलिए मन लगा के पढ़ो। मैं बड़ा नज़दीक से चीज़ों को देखा हूँ, वो मैं बोलता हूँ, और मेरे को टेंशन वो करता है कि आज ये घटना है, आज ये है। अब लोग वो नहीं हैं, ऐसे लोग नहीं है कि किसी को बेकार को बैठा के खिला लेना, ऐसा कोई लोग नहीं है, कोई नहीं है। बच्चों, रिश्ते में मैं बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं है। पेरेंट नहीं हो सकते तो कोई नहीं हो सकता। आजकल के पेरेंट सब बदल गए हैं, पहले वाले नहीं हैं, सब प्रोफेशनल हैं। हर रिश्ते में प्रोफेशन है, केवल एक ही रिश्ते में प्रोफेशन नहीं जो आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। यही आपका अपना होगा, यही आपका अपना होगा बस, और कुछ नहीं होगा अपना। ये आप मेरी बात ये नोट किए रहना, और इसको कभी छोड़ना मत। ज्ञान को ढूंढते रहना, और इसे कभी छोड़ना मत। जीवन तक, अंत तक इस पे लगे रहना। यही आपको सम्मान दिलाएगा, और कोई सम्मान नहीं दिला सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो। अब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होने के लिए डेंसिटी क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए ना। तो मैं लिखूँगा लेस डेंसिटी, लेस डेंसिटी, और डेंसिटी बराबर क्या है? मास अपान वॉल्यूम। यहाँ पे मास भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट। तो आप बताइए डेंसिटी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? अब बच्चों, डेंसिटी कांस्टेंट है, और जो डेंसिटी जब कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी को ये लेके नहीं जाने वाला है। अगर आपके मन में सैचुरेशन आ गया तो अब आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपका मन मान लिया कि बस 605 नंबर आ रहा बहुत है, तो 607 नहीं आने वाला। अगर आप सैचुरेट हो गए तो आप अब आगे बढ़ना बंद। तो यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, तो ये कुछ नहीं करेगा। तो क्या करेगा? एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करेगा कि नो ट्रांसपोर्टेशन? नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों, यहाँ पे जब डेंसिटी कांस्टेंट हो गया तो फिर लिखा जाएगा नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी।
और जब नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, जिसका काम है एनर्जी ट्रांसपोर्ट करना, वही नहीं काम करेगा तो हम क्या करें उसका? तो ये प्रोसेस कैसा है? रद्दी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रद्दी। कोई पूछे गिल्शाक ने कैसा प्रोसेस बनाया तो बोलना महारद्दी। तो ये रद्दी प्रोसेस हो गया, इसका मेरे को कोई आउटपुट नहीं है। सबसे खराब प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये सबसे खराब प्रोसेस हो गया, रद्दी प्रोसेस हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए चार्ल्स लॉ के प्रोसेस अच्छे, बायल्स के अच्छे प्रोसेस, गिल्शाक का फिजिक्स प्रोसेस खराब। ये बेकार प्रोसेस है, यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरे को एनर्जी मिलना था, मिला नहीं। बच्चों ये काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद फिर ये 3 लॉ हो गए। अब बच्चों इसके बाद समय गायब हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए 3 लॉ और है। इसमें इन 3 लॉ में